नमस्कार दोस्तों, परीक्षा एंड परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसको देखते हैं। आज हम लोग तीसरा प्रीवियस ईयर जो पेपर हमारा सीडीपी का हुआ है, हम उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उस हिसाब से हम देखेंगे दोस्तों। और आज से जो आप लोग का पेपर स्टार्ट हो चुका है, आप देखिए उसमें कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि हम उसमें जितने भी एनालिसिस कर रहे हैं पेपर का, उसमें लगभग क्वेश्चन क्या रिपीट हुए हैं, 2-4 क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं। जो आपके कूट पूछा जा रहा है, कूट को जरूर ध्यान दीजिएगा। ये हर प्रैक्टिस सेट में 2 कूट आपको पूछे जा रहे हैं, कम से कम 2 कूट, 1-2 कूट पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर से दोस्तों शुरुआत करते हैं, तीसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं और उसमें देखेंगे कैसे कैसे किस टाइप के प्रश्न बने हैं, उसको देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नई उत्साह नई ऊर्जा के साथ फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे दोस्तों। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे दोस्तों। एकदम हौसला बुलंद रखिए दोस्तों, क्योंकि इस बार सबको सीटेट 100% जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबको क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो लग जाइए एकदम। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं पिछले साल, उसका पूरा हम देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, व्याख्या से उसमें देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उसको देख लेते हैं क्या दिया है वो पहला क्वेश्चन हमारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल का उपयोग क्या हुआ था, जो हमारा स्थूल सूक्ष्म स्थूल जो कौशल हमारे निर्धारित किए गए हैं, उसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है दोस्तों। स्थूल कौशल के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, स्थूल कौशल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो उसको देखते हैं, ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है एक पैर पर संतुलन करना, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन बी दिया एक मटर को उंगलियों से दबाना, फिर किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। एक पैर पर संतुलन करना, ये तो दोस्तों पेंसिल पकड़ना तो हम मात्र पेंसिल पकड़ लेना, चलिए ठीक है, ये तो होगा नहीं। किताब के पन्ने पलटने से कोई सा कौशल नहीं हो रहा है दोस्तों। और एक मटर को उंगलियों से दबाने, इसमें क्या हो रहा है, कौशल कौशल हमारे वही होते हैं जिसके द्वारा दोस्तों हम किसी भी कार्य को करते हैं, हमारी मांसपेशियों द्वारा, हमारे जो शरीर में जो एक्टिविटी क्रियाएं हम करते हैं अपने हाथों के द्वारा आदि चीजों के द्वारा, वो क्या होता है, हमारा बड़ी बड़ी मांसपेशियों के द्वारा हम कौशल करते हैं, जैसे चलना फिरना, घूमना टहलना। ये सब क्या हो रहे हैं, हमारे सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हो रहे हैं दोस्तों, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, ठीक है। स्थूल क्रियात्मक कौशल, तो उसको देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। स्थूल क्रियात्मक कौशल वही होते हैं जैसे चलना फिरना, दौड़ना, घूमना आदि हमारे क्या है, इस प्रकार के कौशल है दोस्तों। तो इसमें जो हमारा एक पैर पर संतुलन करना, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। इसमें कौन सा निम्न कौन सा कौशल स्थूल कौशल का उपयोग का उदाहरण है। स्थूल कौशल हम बता चुके दोस्तों, वही होता है जिसमें हमारे जो बड़े बड़े अंग होते हैं, हमारे जो कार्य करते हैं, हाथ पैर आदि चीजों के जो कार्य करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, घूमना टहलना, ये सब हमारे क्या होते हैं, स्थूल कौशल में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। विकासात्मक परिवर्तन जो होता है दोस्तों, वो किसका परिणाम है, उसको देखते हैं, हम पढ़ेंगे, उसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। ऑप्शन बी दिया है किसी व्यक्ति के केवल आनुवंशिक, केवल आ गया दोस्तों, इस चीज को आप नोट करेंगे। आगे दिया ऑप्शन सी दिया केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इसमें भी आप केवल दे दिया है, ओनली आ गया दोस्तों, उस चीज को नोट कर लेंगे। फिर न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय। विकासात्मक कारक दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि वंशानुगत और पर्यावरण के बिना ही विकास की प्रक्रिया पूरी हो। तो दोस्तों वही कहा गया, आनुवंशिक और पर्यावरण में जो स्थितियां हमारी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यावरण परिस्थितियां जो हमारी होती है हमारे विकास के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी होती हैं, ठीक है। पर्यावरण वातावरण में ही रहकर क्या करता है, हमारा विकास धीरे धीरे एक एक करके सीढ़ी बढ़ता रहता है। तो उस हिसाब से हमारा आनुवंशिक और पर्यावरण परिस्थितियों का जब समायोजन रहेगा दोस्तों, तो हमारा विकास का होगा, अच्छी तरीके से हमारी वृद्धि और विकास होंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी आपके ये सब ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया है क्या, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा समायोजन है, ये आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। जो 2 से 6 वर्ष की हमारी अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको देख ले। ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है शैशवावस्था, ऑप्शन बी दिया है प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन सी हमारा क्या दिया मध्य बचपन, और ऑप्शन डी दिया है किशोरावस्था। तो 2 से 6 वर्ष की जो अवधि को क्या कहा जाता है दोस्तों, अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये प्रीवियस जो पेपर हम दूसरा, उसमें भी यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था, 2 से 6 वर्ष की अवधि क्या कहा जाता है। तो जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं
2 से 6 वर्ष की अवधि कहते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड जो हमारी होती है, प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था इसी को कहते हैं। ये हमारी कितने से कितने वर्ष तक चलती है दोस्तों? 2 से 6 वर्ष तक क्या होती है, हमारी जो अवस्था होती है चलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। एक प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभिकथन दिया है दोस्तों, देखते हैं क्या दिया। अभिकथन ये दिया, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। जो शहरी बच्चे होते हैं उनका बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर क्या होता है, आधारित होता है, जो क्या होते हैं वो देखते हैं। इसमें तर्क क्या दिया दोस्तों? इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जो हमारी मीडिया है, चौथा स्तंभ हमारा है, वो क्या है कि इन दिनों परिवार और जो बच्चे होते हैं, साथी होते हैं उनके, अथवा मीडिया क्या कर रहा है, उनका समाजीकरण जो हमारा होता है उनका एक महत्वपूर्ण क्या हो जा रहा है, साधन बनता जा रहा है दोस्तों। तो ये तो बात आपकी सही। ऊपर भी बात, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर आधारित होता है, ये भी बात क्या होती है, जो चीज देखते हैं वो भी करते रहते हैं, ये भी सही है आपका। फिर इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण क्या हो जा रहा है, एक महत्वपूर्ण कारक या महत्वपूर्ण चीजें बनती जा रही है, ये भी क्या होगा हमारा सही है। विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत। तो दोस्तों इसमें जब हमारे दोनों सही है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही क्या करता है, सही व्याख्या करता था। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा दोस्तों। उस चीज को क्या करेंगे, हम देखते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? हमारे जो जीन पियाजे हैं मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत दिया है और अवस्था का सिद्धांत उन्होंने जो दिया है उसको देख लेते हैं। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया शिक्षक की गतिशीलता। आगे देखते हैं। विविध सामग्रियों का क्या करना, प्रावधान करना है। मध्य स्तरीय अनुभव प्रदान करना। फिर ऑप्शन डी क्या दिया, हमारा चौथा दिया सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की जो दिया है दोस्तों, वो किसने दिया आपके? तो स्किनर ने दिया है दोस्तों। यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत होगा, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन हमारा उसकी बात किसने की है? तो स्किनर ने की है। बाकी शिक्षक की गतिशीलता सही है दोस्तों। विविध सामग्रियों का प्रावधान जो होता है वो भी जीन पियाजे के अधिगम को सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव, नए नए अनुभव को क्या करते हैं हम, प्राप्त करके कोई भी चीज को सीखते हैं। तो हमारा कहां गया, पहला दूसरा तीसरा सही है दोस्तों। ऑप्शन क्या, पहला दूसरा। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों हमारा? तो बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें शिक्षक गतिशीलता, विविध सामग्रियों पर वो और जो अनुभव से कोई भी चीज प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीववादी दृष्टिकोण होता है? कौन सा दोस्तों? जीववादी दृष्टिकोण होता है। और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं क्या होती है, इरादे हो सकते हैं। उनकी जो मनसाएं होती है क्या हो, इरादे हो सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। संवेदी चालक अवस्था पहला दिया हमारा, दूसरा दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा क्या दिया हमारा, अमूर्त संक्रियात्मक। तो हमने बताया था जीववाद में दोस्तों यही कहने के तात्पर्य बच्चा क्या करता है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं पर उसको जो बादल जो होता है, जो क्या रहता है ऊपर दिखाई देता है, उसको लगता है क्या बादल चल फिर रहा है, लुढ़क रहा है। आदि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी वो अंतर नहीं कर पाता, उनको लगता है क्या है इसमें जीव है, तो पेड़ पौधे भी क्या है, चलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, फिरते हैं, आदि चीजों क्या करता है वो अंतर नहीं कर पाता है। तो ये जीन पियाजे की किस अवस्था में आता है दोस्तों? तो जो उनकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था रहती है, जो कितने वर्ष तक चलती है, 2 से 7 वर्ष तक चलती है दोस्तों, ये अवस्था जीन पियाजे की। इसी में क्या होता है, इन्होंने जीववाद को बताया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारा। इसमें दिया किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बच्चों के भाषा पहले दिया दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन दिया है कि लेवाइवस्की, ऑप्शन बी दिया आपका जीन पियाजे, ऑप्शन सी दिया हार्वर्ड गार्डनर और ऑप्शन डी दिया लॉरेंस कोहलबर्ग।
तो भाषा के बारे में क्या क्या, भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपकी जो लेव वाइगोस्की है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया है दोस्तों, उन्होंने बच्चे को पर्यावरण, वातावरण, सांस्कृतिक को जोड़कर समुदाय में जो कुछ भी होता है बच्चे उससे कोरिलेट करके एक एक चीज को सीखते हैं दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने बच्चे में संस्कृति, सामाजिक संस्कृतियों को क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। और उन्होंने एक बात कही है कि बच्चा क्या था, बच्चों में पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। लेकिन इसी विचार को लेते, इसी तथ्य को हमारे जो जीन पियाजे हैं उन्होंने क्या कहा दोस्तों, उन्होंने कहा पहले विचार आता है बच्चों में, इसके बाद क्या आती, भाषा आती। एकदम दोस्तों कंफ्यूज मत रहिएगा, ऐसा क्वेश्चन इसीलिए यहां दे दिया। इस क्वेश्चन को देखिए, जीन पियाजे लेव वाइगोस्की, बच्चे इसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि सिद्धांत भाषा बच्चों के संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाषा पहले दिया है, तो भाषा क्या होती है, जो दोस्तों हम अपने संस्कृति, अपने समाज से क्या करते हैं, कोई भाषा जो हम सीखते रहते हैं, नई नई भाषाओं को सीखते रहते हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो, ऑप्शन ये सही होगा, लेव वाइगोस्की। याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने पहले भाषा को माना है, और हमारे जीन पियाजे जो है उन्होंने क्या माना है, उन्होंने पहले विचार को महत्वपूर्ण माना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे दिया वाइगोस्की के अनुसार, जो हमारे लेव वाइगोस्की हैं उनके अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। जो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस, आगे ऑप्शन देख लेते हैं आप, प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, ऑप्शन सी दिया पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, ये तो ऐसी भी नहीं, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन करके। तो दोस्तों वाइगोस्की के बारे में हमने काफी बार चर्चा की है, आप इस चीज को जानते भी होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, समाज से जोड़कर बच्चे के लिए जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, उन्होंने क्या कहा है, बच्चे क्या होते हैं अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके कोई भी चीज को क्या करते हैं, सीखते हैं। समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, समुदाय के द्वारा वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजों को वो सीखते रहते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, साथियों के साथ बातचीत, क्योंकि प्रतियोगिता के द्वारा कुछ कोई मतलब इन्होंने बात नहीं कही दोस्तों, ना कि ये बात कही पुरस्कार और दंड से बचना, और ना ही उद्दीपन अनुक्रिया बोली। उन्होंने क्या किया है, बच्चे अपने साथियों, अपने सहपाठियों, अपने वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके कोई भी चीजें, नई नई चीजों को सीखता है। तो क्या हुआ, इसमें साथियों के साथ क्या होता है दोस्तों, बातचीत करके क्या होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ को सीखता रहता है। ऑप्शन क्या होगा, बी हमारा सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या होते हैं, किस रूप में देखे जाते हैं, इसको देखते हैं, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। आगे देखते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। फिर दिया, केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा जो दिया है, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। बच्चे हमेशा क्या होते हैं, सक्रिय निर्माण के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, न कि निष्क्रिय रूप में। ठीक है, वो कुछ ना कुछ नई नई चीजों की खोज करते रहते हैं। ये तो ऑप्शन आपका ऐसे भी गलत हो गया। ऑप्शन बी दिया, ज्ञान के निर्माण के रूप में सक्रिय रूप से लगे होते हैं। फिर देखना ऑप्शन सी क्या, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों प्रतिलिपि, ये भी गलत है। और केवल निष्क्रिय आ गया दोस्तों, ऐसे भी गलत हो गया। तो इसमें क्या हुआ, बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से क्या होते हैं, जाने जाते हैं। वो कोई ना कोई नई चीजों, सृजनशील बच्चे क्या होते हैं, जिन पियाजे ने क्या कहा, बच्चे जो हमारे तो वो सृजनशील होते हैं। वो कुछ ना कुछ नए चीजों को हमेशा करने के लिए उत्सुक रहते हैं दोस्तों, जिज्ञासु होते हैं, सीखने के लिए तर्क वितर्क विचार करके नई नई चीजों क्या करते हैं, सीखना चाहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो लगे होते हैं, कुछ ना कुछ नई नई चीजों को वो देखते रहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो हमारा दिया दोस्तों, वो क्या होगा, आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें दिया ऑप्शन ए देख लेते हैं, सजा और आज्ञाकारक अभिविन्यास कानून तय नहीं करती, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। आगे देखते हैं ऑप्शन सी, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक विकास सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। फिर ऑप्शन डी दिया है, सामाजिक अनुबंधन और विन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि अच्छा हुआ है बुरा। तो दोस्तों इसमें जो बात कही गई है, परंपरागत अवस्था जो होती है, नैतिक अवस्था होती है, लॉरेंस कोहलबर्ग की, उन्होंने इस बात को क्या कहा, उन्होंने जो 3 अवस्थाएं बताई है दोस्तों, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत और परंपरागत, जो उन्होंने अवस्थाएं बताई गई है, पूर्व परंपरागत, फिर क्या है परंपरागत और उत्तर परंपरागत। दोस्तों 3 अवस्थाएं। तो परंपरागत अवस्था जो होती है उसमें सजा और आज्ञाकारिता विनाश कानून तय नहीं करता, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला। ये ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा दोस्तों। आगे दिया है क्या,
अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरे के साथ भल कर। आगे देख लेते हैं, कानून व्यवस्था अभिनय मानव अधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं नहीं चुनता दोस्तों। फिर क्या दिया है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम पर निर्धारित करते हैं कि कोई भी चीज अच्छा है या बुरा है। ये भी चीज आपकी इसमें क्या दिया दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बन। बच्चे क्या होते हैं इसमें अच्छा बनकर, कोई भी चीज वो क्या करते हैं खुद से स्वयं से अच्छा बनकर बड़ों के सामने अपनी चीजों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमेशा क्या होते हैं वो समाज में अच्छी अच्छी चीजों को धारण करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को करने के लिए क्या होते हैं उत्सुक होते हैं बच्चे एकदम। इसलिए क्या कहा गया, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास अभिमुखता, इसको नाम दूसरों के साथ दूसरों की भलाई करके क्या स्वयं को गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो क्या होगा, सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो इसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान कैसे सकते हैं दोस्तों, इस चीज को देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर जो हमारे थे उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। उन्होंने जो मुख्य प्रकार की बुद्धियां बताई है, 7-8 प्रकार की जो उन्होंने बुद्धियां बताई गई हैं, उसमें दोस्तों क्या दिया है इन्होंने, बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं वनस्पति और जीवों की जो विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता के लिए पहचान सकते हैं। इसमें कौन सी इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं उसको हम देखते हैं दोस्तों। तो स्थानिक बुद्धि तो स्पेशियल तो होगा नहीं दोस्तों। इसके बाद प्रकृतिवादी देख लेते हैं, संगीतमय तो होगा नहीं, फिर अंतर व्यक्तित्व नहीं होगा दोस्तों, ना कि स्थानिक, क्योंकि इसमें दे दिया आपको सीधे देखिए वनस्पति दे दिया और जीवों से, वनस्पतियों से जो जुड़े होते हैं, प्रकृति से जो जुड़े होते हैं वो हमारे कैसे बनते हैं। हार्वर्ड गार्डनर जो प्रकृतिवादी होते हैं वो किसान बनते हैं, वनस्पति विज्ञान बनते हैं, जंगल आदि जो शिकारी वनस्पति उसमें आदि चीजों क्या करते हैं खोज करते हैं जानवरों के बारे में। और प्रकृतिवादी होते हैं दोस्तों क्या करते हैं वनस्पति विज्ञान किसान आदि चीज ये सब बनते रहते। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन जो हमारा बी दिया है ये आपका सही होगा दोस्तों। वनस्पति और जीवों की जो क्या करते हैं प्रजातियों की सुंदरता की पहचान करते हैं, ये प्रकृतिवादी होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 2020 क्या सिफारिश करते हैं उसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है बहुभाषावाद, ऑप्शन बी दिया एक भाषावाद, ऑप्शन सी दिया पाठ्यक्रम का मानकीकरण, इसके बाद मूल्यांकन का मानकीकरण। मानकीकरण स्टैंडर्डाइज नहीं करना है दोस्तों, बहुत पहले से हम बताते आ रहे हैं। और एक भाषावाद तो इन्होंने बताया, इन्होंने क्या किया बच्चे को बहुभाषावाद, बच्चों को बहुत सी भाषाओं से सीखने का इन्होंने एकदम अवसर दिया है। इन्होंने यही बताया दोस्तों जो हमारी नेप है नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इन्होंने बच्चों को बताया वो 2 से 3 से अधिक कितने भी भाषाएं उनको जो कच्छ में जो भाषाएं उनको समझ में आ रही है उनको उसी भाषा में सिखाया जाए, उनको उनकी मातृभाषा उनको उनकी जो क्षेत्रीय भाषा में उसको कोरिलेट करके जो बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है हमको उसी भाषा में क्या करना है दोस्तों सिखाए। इसीलिए मल्टीलिंगुअल जो हमारी होती है बहुभाषावाद कक्षाएं निर्धारित की गई उसके द्वारा। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए जो हमारा दिया है बहुराष्ट्रीय शिक्षा नीति। बहु एक भाषावाद तो दोस्तों वैसे भी नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज नहीं करना है दोस्तों, हमको मानकीकरण नहीं करना है बच्चों का। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन ए जो आपका दिया वो क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है दोस्तों, इसको देखते हैं। शिक्षक जो रहती है वो धारणा रखती है कि लड़के क्या होते हैं अधिक बुद्धिमान होते हैं और वो जान जोखिम लेने वाले क्या होते हैं कोई भी कार्य को करते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी ईमानदार होती हैं। तो क्या कर रही है भाई, ये तो जेंडर जो पक्षपात है उसी को तो बढ़ा रही है, लड़के लड़कियों क्या कर रही है भेदभाव कर रही है, अलग करने का कार्य कर रही है दोस्तों। तो देख ऑप्शन दिया है हमारा जेंडर पक्षपात, जेंडर वाइज जो हमारा होता है। ऑप्शन बी दिया जेंडर स्थिरता, ऑप्शन सी दिया जेंडर समता और ऑप्शन डी दिया जेंडर समानता। तो दोस्तों इसमें तो जेंडर समानता तो कर समानता की कहीं इक्वलिटी की बात ही उन्होंने नहीं की है और क्या इक्वलिटी समता की बात भी नहीं की है, फिर कॉन्स्टिटेंसी जो हमारी होती है स्थिरता की बात तो की नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जेंडर पक्षपात, क्योंकि वो क्या कर रही है जो हमारी शिक्षिका है वो पक्षपात कर रही है लड़के और लड़कियों में। तो ये सब चीजें हमको सामाजिक तौर पर जो हमारे लिंग निर्धारित किए इस चीज को हमको खत्म करना है दोस्तों। और कक्षा में जब भी प्रश्न हल करेंगे ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जाते हैं जेंडर पक्षपात जेंडर बायस से, ये सब चीजें प्रश्न बनते रहते हैं। इस चीज को नोट करिएगा, हमको समान सभी को समान अवसर प्राप्त करना है, ठीक है, किसी को अलग भेदभाव चीज करके कोई भी चीज हमको नहीं देखनी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जेंडर बाइस ऑप्शन ये सही होगा, उस चीज को क्या कर रही हो अलग अलग करने का बात कर रही। चलो आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहा है हमारा। अभिकथन ए शिक्षकों को बच्चे का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग
करना चाहिए दोस्तों। बात तो इन्होंने सही कही है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विविध तकनीकी विविध शिक्षण विधियों का क्या करना चाहिए, हमको प्रयोग करना चाहिए। फिर देखते तर्क इन्होंने क्या दिया है, रीजन क्या दिया है। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। बात ये भी सही है, क्योंकि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति की और विकास के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्रदान करने में दोस्तों सक्षम नहीं है। अनेक प्रकार से अनेक मूल्यांकन जो हमारे होते हैं उसके प्रकार से क्या होते हैं, बच्चों की जानकारी उनकी कमियों का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या दिया है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है एक ही। चलिए आगे देखते हैं। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, एक ही गलत है। ये तो ऐसे भी ए सही है लेकिन आर गलत है। कहां से आर गलत है, ए और आर दोनों क्या है, गलत है। तो क्या होता है दोस्तों, शिक्षकों के बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुआयामी जो हमारे बच्चे होते हैं बहुत तरीकों से क्या होता है उनको कोई भी चीज बताई जा सकती है, सिखाई जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ये ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिरता सीखने के आकलन को नहीं दर्शाती है। नहीं आ गया दोस्तों, नोट करिएगा। नहीं, कोई भी स्थिरता नहीं दर्शाती है, इस चीज को नोट करिएगा। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हुए कहां जा रहे हैं और कैसे पहुंचते हैं। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया करते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना कर रहे हैं। दोस्तों ये क्या हो, तुलना नहीं करना हमको की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कई तरीके जैसे सहकर्मी स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है, बात तो सबने सही, पहला ऑप्शन सही हमारा भाई, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हुए कहां क्यों कैसे क्या चीजें कर रहे हैं, ये तो आपका बात सही है। फिर क्या दिया, शिक्षक सीखने को सुसंधित कर रहे हैं दोस्तों, की सुसज्जित कर रहे हैं, रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया आदि प्रक्रियाओं को यूज करके क्या वो कोई भी चीज को कर रहे हैं। बात ये भी आपकी सही है। इसमें प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच तुलना कंपैरिजन नहीं करना है दोस्तों, ये हमारी क्या एनसीएफ जो हमारी दी गई है इसके खिलाफ है। ठीक है, इस चीज को सीटेट नहीं मानता है। तो यहाँ पर जो नहीं दिया, जो भाई जो गलत ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा वही हमारा क्या ऑप्शन जो है सी जो है वही सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। हमारी जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारा है उसके लिए क्या जरूरी, इसको देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी, ऑप्शन देख लेते हैं। लचीला शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी अगम्य इमारत, ऑप्शन सी अनम्य मानसिकता, ऑप्शन डी मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो समावेशी शिक्षा जो हमारी होती है दोस्तों, उसमें यही कहा गया है कोई भी बच्चा होता है किसी भी समुदाय से कहीं से भी आता है, कोई भी भाषा बोलता है, हमको क्या करना है, सभी बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करके शिक्षा देनी है उनको दोस्तों, अलगाव एकदम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, वर्गीकरण को ये चीजें एकदम गलत मानती है हमारी जो समावेशी शिक्षा होती है। हमको क्या करना है, सारे बच्चों को एक साथ लेकर ही उनको क्या करना है, शिक्षा देना है दोस्तों। चलिए इसमें देख लेते हैं। तो अगम्य इमारत नहीं होगा दोस्तों, अनम्य मानसिकता भी नहीं होगा और स्टैंडर्डाइज हमको नहीं करना है दोस्तों। हमेशा बताते आ रहे हैं हमको क्या करना है, लचीला शिक्षा शास्त्र, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बहुत तरीकों से, हमेशा कक्षा में एक जैसे बच्चे नहीं होते दोस्तों, इस चीज को नोट करिएगा। सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग प्रकार से होती है, तो हमको कक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए हमको सारे बच्चों को साथ लेकर चलना है दोस्तों। सभी को उनकी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में अगर वो सीख रहे हैं तो उसी हिसाब से हमको सारे बच्चों को साथ लेकर ही शिक्षा देनी है दोस्तों, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो फ्लेक्सिबल जो हमारी होती है, जो एजुकेशन होती है, पेडागॉजी, उस चीज को नोट करिएगा दोस्तों, वही हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संसार में चुनौतियों का क्या होती है दोस्तों, कारण बनती है। इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया आत्म केंद्रिता स्वलीनता, ऑप्शन बी दिया क्या पठन वैफल्य डिस्कैलकुलिया, फिर क्या डिस्ग्राफिया दिया है गुड़ज वैफल्य, फिर गतिमान क्या दिया लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो हमारी दी है गतिमान दिव्य। तो निम्नलिखित कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संसार दिया है दोस्तों में चुनौतियों के कारण होती है। डिस्कैलकुलिया तो होगा नहीं क्योंकि उसमें गणितीय संबंधी अक्षमता होती है दोस्तों। और डिस्ग्राफिया में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या लिखने संबंधी कोई भी चीज होता है उसको लिखने संबंधी दिक्कतें होती हैं। लोकोमोटर गतिविधि तो कोई भी चीज, जैसे क्या होता है किसी भी शारीरिक अस्वस्थ जो हमारी होती है अस्थियां, उसमें उसको क्या होती है चलने फिरने आदि चीजों में क्या होती है दोस्तों दिक्कतें होती हैं। तो आत्म केंद्रिता स्वलीनता, बच्चे क्या करते हैं स्वलीन होते हैं, वो
आत्म केंद्रित रूप से जब भी सामाजिक चीजों को जोड़कर कोरिलेट, उनको अगर कोई चीज सीख रहे हैं दोस्तों, तो वो चीज उनके लिए बहुत ही बेटर होगी। अगर वो अपने व्यवहार में कोई भी चीज ला के सीख रहे हैं दोस्तों, तो वो बहुत ही अच्छा उनके लिए उपयोगी हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही माना जाएगा दोस्तों। आत्म केंद्रिता या स्वलीनता जो होती है वही क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी सुविधाहीन और वंचित समूहों की शिक्षा छात्रों को शामिल करने में मदद करता है? निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षा जो शिक्षार्थी हमारे होते हैं उनको क्या करने के लिए, शामिल करने के लिए दोस्तों मदद करता है? ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया विविधता के महत्व को, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा, मानकीकृत परीक्षण। आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों, जो सुविधाहीन, जो जिनको सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, ऐसे बच्चे जो वंचित समूहों से आते हैं उनको शिक्षा देने के लिए किस प्रकार शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए क्या चीजें महत्व, तो दिया ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहले डी से शुरुआत कर लेते हैं। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज करना नहीं दोस्तों, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा नहीं देनी है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा, और गैर परिषद उनको अलग नहीं करना है, ठीक है, डिकनेक्टराइजेशन नहीं करना है दोस्तों। इस चीज को ध्यान देंगे। विविधता के महत्व को उनको देखना है दोस्तों, विविध प्रकार की भाषा, विविध प्रकार की बोली, वो कक्षा में विविध प्रकार के बच्चे विभिन्न समुदायों से आते हैं, इस चीज को हमको हमेशा नोट करके उनको क्या करना है, शिक्षा देना है दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी बच्चे समान अवसर शिक्षा पाएंगे, उनको वंचित नहीं हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? विविधता के महत्व को देना, ऑप्शन ए जो हमारा वो सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखते हैं, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? जो मासिक सामग्री निर्धारित की गई कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में प्रावधान, उसको किस प्रकार से वो मदद करती देखते हैं। ऑप्शन ए दिया श्रवण बाधित छात्र, ऑप्शन बी है दृष्टिबाधित छात्र, ऑप्शन सी दिया अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो दोस्तों सामग्री जो सामग्री हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हमारे प्रयोग होते हैं, तो वो तो सभी चीजें श्रवण बाधित बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। कौन सी मदद मिलेगी दोस्तों, इस चीज को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, देखते रहते हैं इसको क्या चीज इसमें होती है। तो पहला क्या दिया, श्रवण बाधित छात्र, फिर दिया दृष्टि बाधित छात्र, इसके बाद क्या दिया है दोस्तों, दिया हमारा क्या, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो इसमें जो मदद करेगी सभी भी करेगी दोस्तों, श्रवण बाधित भी होंगे उनके लिए भी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, दृष्टि बाधित बच्चे होंगे उनके लिए भी, अधिगम जो सीखने में कठिनाई में उनके भी, और गतिमान दिव्यांगता उनको। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन जिसमें चारों दिए रहेंगे, ऑप्शन डी जो हमारा यही है वो क्या है दोस्तों, सही माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम सामग्री के द्वारा जो शिक्षण अधिगम सामग्रियां बनी हुई सारे बच्चों को सिखा सकते हैं, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, जो अधिगम में कठिनाई उनके लिए, सभी बच्चों के लिए क्या है, निर्धारित की गई है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है दोस्तों, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। गुणज वैकल्प कैलकुलेटर का प्रावधान, ऑप्शन दिया पठन वैकल्प लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, श्रवण दोष ऑडियो टेप, दृश्यहीन चित्र वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। पूछा क्या, निम्नलिखित कौन सा विकल्प दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के जो दोस्त उससे समावेशन हेतु संयोजन निर्धारित सही रणनीति अपनाएगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, पठन वैकल्प लंबे लंबे, ये तो लिखित होगा, पठन में कहां से लिखित आएगा, उसको तो पढ़ने के लिए कोई भी चीज आएगी। फिर क्या दिया, श्रवण दोष नहीं दोस्तों, इसको जो दिक्कत मान लो सुनने में, लेकिन उसको वीडियो उपलब्ध कराएंगे, उसके द्वारा वीडियो के द्वारा उसको बताया जाएगा तो उसको सीखने में। फिर क्या दिया है, दृश्यहीन चित्रों वाली पुस्तक, इसमें क्या दिया है दोस्तों, जो हमारा ब्रेल लिपि होती है उसके द्वारा अगर सिखाया जाएगा तो अच्छा होगा। बाकी गुणज वैकल्प कैलकुलेटर का प्रभाव, ये चीज दोस्तों आपका सही माना जाएगा। गुणज वैकल्प जो होते हैं डिस्कैलकुलिया में, इसमें बच्चे को क्या करना है, हमको कैलकुलेटर उपलब्ध कराने के, उनको एकदम दोस्तों क्या बनाना है, मतलब उनकी जो दिक्कतें परेशानियां हमको उसकी दूर करना है, तो उनको एकदम जिज्ञासु बनाने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐप्स आते हैं, मैथ ऐप्स आता है, काफी चीजें ऐप्स बनी है दोस्तों, उसके द्वारा हमको क्या करना है, बच्चों को शिक्षा देनी। और ऐसे जो बच्चे डिस्कैलकुलिया में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, छोटे बच्चों, हम कैलकुलेटर उपलब्ध करा के उनके शिक्षा को मनोबल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन ए माना जाएगा सही, डिस्कैलकुलिया प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर गुणज वैकल्प जो हमारा है यही सही माना जाएगा दोस्तों, बाकी ऑप्शन क्या हमारे गलत माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, बिना समझने नकल करना,
बी दिया करके सीखना, सी दिया निष्क्रिय रूप में सीखना, डी दिया रटकर याद करना। प्रारंभिक कक्षाएं जो हमारी होती है दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन से दृष्टिकोण हमारे लिए जरूरी, उसको देख लेते हैं। पहला क्या है, बिना समझे नकल करना। ये कहां से हुआ दोस्तों, बिना समझे कैसे नकल कर पाएंगे, अकल रहेगी तभी तो नकल होगी। हाँ चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया लर्निंग बाय डूइंग, ये कुछ हद तक मतलब काफी हद तक सही है दोस्तों। कोई बच्चे क्या होते हैं प्रारंभिक अवस्था में लर्निंग बाय डूइंग की चीजों को करके ही सीखते, कोई भी चीज होता है वो क्रिया करके ही दोस्तों क्या करते हैं, सीखते हैं। निष्क्रिय रूप में नहीं देखना है दोस्तों, निष्क्रिय बच्चे हमेशा सक्रिय रूप में देखना, रटना वटना ये सब चीजें एकदम नहीं देखना है दोस्तों, ठीक है। और कोई बच्चा क्या होगा उसमें करके सीखेगा दोस्तों, ठीक है। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे क्या होते हैं करके सीखते हैं, कोई भी चीजों को क्या करते हैं करके याद उसको सीखते हैं। जब भी कोई चीज करते हैं तो छोटे छोटे भागों में टुकड़ों में तोड़कर अगर वो सीखेंगे तो अच्छी तरीके से उस चीज को सीख लेंगे दोस्तों। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा करके सीखना, यही दोस्तों बेहतरीन माना जाएगा, क्योंकि बिना समझे नकल करना निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता दोस्तों, और रटना एकदम क्या होता है हमारे एनसीएफ के खिलाफ माना गया। सीटेट इस चीज को नहीं मानता दोस्तों, हमेशा याद रखना एक कीवर्ड जो बताया गया इस चीज को आप देखे ऑप्शन कट कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, कूट दिया दोस्तों। अभिकथन है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसर में भागीदारी क्या होती महत्वपूर्ण होती है। सीखने के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसर जो हमारे होते हैं उसकी भागीदारी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ये तो एकदम सही बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं, तर्क क्या दिया, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। बिल्कुल भाई, हम कुछ ना कुछ अपने व्यवहार के माध्यम से अपने समाज अपने समुदाय में जो कुछ भी रहता है अपने व्यवहारिक रूप में उस चीज को क्या करते हैं हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, सही विकल्प तूने क्या कह दिया। ऑप्शन ए दिया है ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है कि, फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो ऐसे भी कर गया, क्योंकि ऑप्शन दोनों हमारे अभिकथन और असरेशन और तर्क रीजन जो दोनों सही है दोस्तों। ये भी गलत आपका, ये भी ऑप्शन ए जो है आपका ये भी सही माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कहा गया है कि क्या कि अधिगम के लिए विद्यालय सामाजिक अवसर भागीदारी जरूरी होती है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। जो बच्चे बताएं अभी हम आपको, कोई भी चीज अपने व्यवहार मिलाकर अपने समुदाय अपने वातावरण पर्यावरण से जोड़कर अगर उस चीज को सीखेंगे तो बहुत आसानी से सीख पाएंगे दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा जो सही माना जाएगा दोस्तों। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ठीक है। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के शिक्षक क्या करना चाहिए, उन्हें असंबंधित खड्डों में विभाजित करना। आगे देख लेते हैं ऑप्शन बी, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना। ऑप्शन सी उन्हें संदर्भहीन तरीकों से प्रस्तुत करना, और ऑप्शन डी उन्हें उचित संदर्भ में स्थिर रखना, मतलब स्थित करना। तो कक्षा को गतिविधियों, जो कक्षा में गतिविधियां बच्चे एक्टिविटी करते हैं उनको सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक क्या करना चाहिए भाई, जो उनके क्या उन्हें उचित संदर्भ में स्थित रखना चाहिए, उन्हें अनेक प्रकार से उनके बारे में क्या होता है हमको उनको बताना चाहिए दोस्तों। ऐसे ऐसे चीजें करके क्या होते हैं बच्चे इस चीज को सीखते हैं, इनको ऐसे बताना वैसे करना, ये सब चीजें क्या होती हैं उसको वो सीखते रहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, उन्हें असंबंधित विभाजित नहीं करना दोस्तों, ठीक है। उनके बारे में अस्पष्ट आ गया है, इस चीज को नोट करिएगा, हमेशा ऐसे देख के प्रश्न को हल करिएगा। संदर्भहीन दे दिया है दोस्तों, ये भी कट गया, तो बचा कौन सा हमारा डी ऑप्शन बचा, उन्हें उचित संदर्भ में क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों। इस चीज को आप क्या कर लेंगे, एकदम नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है दोस्तों। क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान क्या होती है, नहीं, इस चीज को देख लीजिएगा दोस्तों, नहीं देती है। ऑप्शन ए दिया आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या अनुकूलन। ऑप्शन बी दिया छात्रों के लिए अनुभव शिक्षा भारतीय, पाठचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षा। ये कहां से दोस्तों, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षा भी नहीं हो सकती दोस्तों, इस चीज को एकदम देखना ही नहीं दोस्तों। जहां ऐसे ऑप्शन कठोर आदि चीजें मिल जाए दोस्तों, तुरंत उस चीज को आप गलत मान लेंगे। तो आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या अनुकूलन, ये तो शैक्षणिक पद्धतियां हमारी शामिल होती है दोस्तों। बच्चे के अनुसार जो अनुसार के लिए हमको विषय वस्तु उनके अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम उनके अनुसार अगर हम बनाएंगे तो उनको सीखने में क्या होगी, आसानी होगी, बात सही है। छात्रों के लिए अनुभव, छात्र क्या होते हैं अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर उनको नए ज्ञान बताया जाए, उनके अनुभव के द्वारा कोई भी चीज बताई जाए वो आसानी से सीख लेंगे, ये भी सही है। पाठचर्या नियोजन में नवाचार कहने का मतलब दोस्तों यही कि हम नयाचार मतलब प्लानिंग करके कोई भी चीज क्या होते हैं उनको सिखाएंगे, तो ये भी चीजें उनके लिए सही होंगी। लेकिन परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण नहीं अपनाना दोस्तों, तो जो हमारा इसमें सही होगा वही यहाँ पर क्या हो, गलत होगा। तो ऑप्शन डी जो हमारा ये सही है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक द्वारा, इसमें भी दिया है, देखते हैं, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्र के दैनिक जीवन के अनुभव जोड़ना चाहिए।
एक शिक्षक जो भी कुछ पढ़ा रहा है वो अपने विषय वस्तु को छात्र के दैनिक जीवन में अगर जोड़कर बताएगा, उनके अनुभव उनके व्यवहार में जोड़कर बताएगा, तो भाई बात सही, ये चीजें तो सही कही गई है दोस्तों शिक्षक के द्वारा। आगे क्या दिया है, तर्क देखते हैं। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए, ये भी बात सही है। बच्चे कुछ ना कुछ क्या करते हैं, वो पहले से पूर्व ज्ञान को उनको आधारित, उनको नए ज्ञान को देने से पहले उनको जांचना चाहिए, सोचना चाहिए दोस्तों की क्या होते हैं बच्चे अपने कुछ ना कुछ अनुभव जरूर लेकर आते हैं, बात ये भी सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया, ए और आर दोनों सही है और ए सही है, व्याख्या करता है ए की, ये तो एकदम सही बात दोस्तों, आगे जाना नहीं क्योंकि सही ए सही है आर गलत, ये हो नहीं सकता, ये भी आर ए दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन जो ए है दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा दोस्तों सही, क्योंकि दोनों चीजें बातें इस तथ्य में सही कही गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं, पहला फॉरगेटिंग विस्मरण दिया है, इमिटेशन अनुकृति दिया है, मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान दिया है, फिर रोटेशन मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन जो होता है, मेमोराइजेशन जो होती है हमारी रटकर याद करना, ये चीज तो होंगी नहीं क्योंकि सीखने के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने के बारे में कहा गया है। तो फॉरगेटिंग विस्मरण कोई चीज नहीं होगा दोस्तों, विस्मरण क्या होता है, हम भूलना, कोई भी चीज जैसे याद करते हैं उस चीज को क्या कहते हैं, जल्दी हम याद नहीं कर पाते, ये तो होगा नहीं। इमिटेशन अनुकृति भी नहीं होगी, फिर रटकर याद करना नहीं होगा दोस्तों। अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान का जो धारणा दी गई वो हमारे क्यों जॉन फ्रोवेल जो है उनके द्वारा दी गई दोस्तों। उन्होंने अधिसंज्ञान, अधि मतलब क्या होता है, स्वयं, स्वयं का मतलब संज्ञान, स्वयं का ज्ञान, जो कुछ भी होता है जैसे दोस्तों चिंतन के बारे में चिंतन करना, तर्क के बारे में तर्क करना, विचार करना, जिज्ञासु होना आदि चीजों के बारे में इन्होंने क्या किया, अधिसंज्ञान करके बताया दोस्तों। तो किसने इसकी, जॉन फ्रॉवेल, इस चीज को नोट करिएगा, इसकी जो संकल्पना इन्होंने दी है जॉन फ्रॉवेल ने। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन जो स्वयं का मूल्यांकन करने और उनकी समझ को जांच करने के लिए सही होगा दोस्तों। इस चीज को क्या होगा, अधिसंज्ञान बताया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्या दिया है, बच्चों में भ्रांतियां होना, बच्चों में भ्रांतियां होना क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। असामान्य है, अप्रारूपिक है, प्राकृतिक है और दुर्लभ है। बच्चों में जो भ्रांतियां होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, एबनॉर्मल, असामान्य तो होंगी नहीं, अप्रारूपिक एटाइपिकल तो होंगी नहीं, फिर प्राकृतिक दुर्लभ भी नहीं होंगी दोस्तों। क्या होती है बच्चों में जो भी कुछ भी भ्रांतियां होती है वो क्या होती है, मसा नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है उनको। इस चीज को आप याद रखेंगे डायरेक्ट इस पे, क्योंकि ये सब चीजें जो भ्रांतियां होती है दोस्तों क्या होती है, कोई भी चीज सीखने में क्या होता है उसको डर अंदर से महसूस होता है, आदि चीजें क्या होती है, अगर हम अपने व्यवहार में लाकर उस चीज को सीखेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, पर्यावरण प्रकृति से जोड़ के सीखेंगे तो वो दूर हो जाएंगी दोस्तों। तो हमारे जो नेचुरल होगा, जो प्रकृति होगा, ऑप्शन सी हमारा यही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, फिर क्या दिया हमारा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। एक विद्यार्थी अधिगम असहायता, अधिगम में सीखने में क्या कर रहा है, असहायता रख रहा है, तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, इस चीज को उपरोक्त मतलब आदि गतिविधियों के द्वारा उसको सिखाया जाएगा। तो सीखने में बेहद उत्साह कहां दिखाएगा, जब सहायता रखेगा तो उत्साह कहां दिखाएगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर, उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान, ये सब चीजें गलत है दोस्तों। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, ये भी गलत है। बाकी ऑप्शन शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, जो सीखने की गतिविधियां होगी दोस्तों उसमें क्या होगा, अलगाव रखेगा, क्योंकि बच्चों को अनेकों प्रकार की गतिविधियां, विधियों, शिक्षा विधियों से, शैक्षिक विधियों से उनको शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों। इसलिए इसमें कहा गया है कि शैक्षिक गतिविधियों, जो शैक्षिक गतिविधि उसको दी जा रही है उसी से क्या हो रहा है, वो नहीं पा रहा, उस चीज के पास वो नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए क्या रहा है, उस अवसर से वंचित है। तो हमारा विद्यार्थी अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, तो शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक प्रेरणा का क्या है उदाहरण है, आंतरिक प्रेरणा का क्या उदाहरण है दोस्तों, देखते हैं। रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, ऑप्शन बी है नगद इनाम पाने के लिए चित्रकारी करना। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी दिया पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, और ऑप्शन डी दिया माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए क्या करना, हमको पढ़ाई करना। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक प्रेरणा दोस्तों आंतरिक रूप से प्रेरित है, तो रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना ये तो होगा नहीं दोस्तों। आंतरिक मतलब क्या, अंदर से अपने स्वयं से आंतरिक रूप से क्या प्रेरित है। नगद इनाम जीतने के लिए दोस्तों चित्रकारी करना, ये बाह्य प्रेरणा में आता है। ठीक है,
फिर क्या दिया है, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए दोस्तों, ये भी बाह्य प्रेरणा है। फिर दिया पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में क्या होना दोस्तों, भाग लेना, ये हमारा क्या कहला जाएगा, आंतरिक रूप से। अगर पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में वो भाग लेगा तो आंतरिक रूप से किसी खेल में भाग लेने के लिए क्या रहेगा, उत्सुक रहेगा दोस्तों, और आंतरिक रूप से क्या रहेगा, अभिप्रेरित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। पर्यावरणीय कारक कौन सा दोस्तों, इस चीज को नोट करेंगे, देखते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमारा है, ऑप्शन ए दिया रवैया, ऑप्शन बी दिया है प्रेरणा, ऑप्शन सी दिया है व्यक्तिगत लक्षण, ऑप्शन डी दिया क्या, विद्यालय। अधिगम को प्रभावित करने निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय कारक देखना है दोस्तों, कौन कौन। रवैया तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, प्रेरणा भी नहीं होगा, फिर व्यक्तित्व लक्षण। विद्यालय जो है हमारा, ये क्या है हमारा दोस्तों, पर्यावरणीय कारक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, बच्चा कुछ ना कुछ हमेशा नई चीजों को विद्यालय में जाकर वो सीखता है दोस्तों। तो इस हिसाब से अधिगम पर्यावरणीय कारक जब भी पूछेगा दोस्तों तो आप क्या लगाएंगे, विद्यालय। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज ये 30 जो प्रश्न हमारे थे ये कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमारा आप सपोर्ट करते रहिए, एकदम लग जाइए। आज से आप लोगों की परीक्षा जो हो रही है, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को जरूर देख के जाइए, क्योंकि अभी तक जितने हम प्रैक्टिस शीट देख रहे हो उसमें काफी क्वेश्चन, मतलब 2-4 क्वेश्चन जरूर रिपीट किया गया है दोस्तों। ठीक है, इस चीज को नोट करके जाइए, एकदम बेहिचक पढ़िए, क्योंकि अब प्रैक्टिस शीट जो मतलब दिए गए प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते जाइए, एक नजर उसको देखते जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।